तो एवोल्यूशन यानी चैप्टर नंबर जो है 6 में हमने लास्ट क्लास में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ और स्टार्ट किया था ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें हमने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस दैट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, स्पेशल क्रिएशन, बायोजेनेसिस वगैरह वगैरह हमने बात कर ली थी। आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है केमिकल इवोल्यूशन। क्या नाम है? केमिकल इवोल्यूशन। अगर हम बात करें तो केमिकल इवोल्यूशन जो थ्योरी है ये दिया किसने था? ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। अगर हम बात करें तो जो ओपेरिन भाई साहब थे ये रसिया के थे, और जो हेल्डेन भाई साहब थे वो इंग्लैंड के थे। किया था, तो इन्होंने कुछ किया था इसलिए इनका नाम पढ़ रहे हैं। ओपेरिन और हेल्डेन भाई साहब इन दोनों ने जो है ये थ्योरी दी थी। इन दोनों ने क्या दी थी? ये थ्योरी यानी केमिकल एवोल्यूशन वाली थ्योरी दी थी। अगर हम इस थ्योरी के हिसाब से बात करें तो ये थ्योरी क्या कहती है? लाइफ originated from pre-existing organic molecules. Life originated from pre-existing organic molecules, that is RNA, protein, polysaccharide, etc। और इनके हिसाब से लाइफ का ओरिजिन यानी सबसे पहले मेरे पास आरएनए था, मेरे पास प्रोटीन था, मेरे पास पॉलीसेकेराइड थे, ये सब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद थे। और इन सब से कौन बना? लाइफ ओरिजिनेट हुई। क्या ओरिजिनेट हुई? लाइफ ओरिजिनेट। क्लियर बात? तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को माने तो सबसे पहले क्या होगा? केमिकल इवोल्यूशन होगा। क्या होगा? केमिकल इवोल्यूशन। और उसके बाद जो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। पहले केमिकल से लाइफ बनेगी और फिर लाइफ से लाइफ ओरिजिनेट होगी। क्लियर? तो अगर हम बात करें जो ओपेरिन एंड हेल्डेन की थ्योरी थी, इसने क्या बोला कि भैया पहले क्या हुआ था? केमिकल इवोल्यूशन हुआ था, और केमिकल इवोल्यूशन से क्या बने हैं? आपके लिविंग यानी लाइफ ओरिजिनेट हुई। वैसे अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं आरएनए, प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड, ये सब भी कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? इन ऑर्गेनिक केमिकल से, मतलब कार्बन हाइड्रोजन वगैरह रहा होगा, और फिर उससे जाकर ये कौन बने? ये ऑर्गेनिक केमिकल्स बने, एंड देन ऑर्गेनिक केमिकल से क्या बना? लाइफ ओरिजिनेट हुई। अब इन सबको सपोर्ट करने के लिए भी कई सारे एविडेंसेस थे, जिसमें से पहला जो सपोर्टिंग एविडेंस था वो क्या था? उसका मिलर का एक्सपेरिमेंट, एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट। किसका एक्सपेरिमेंट? एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट। ये जो एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट था ये आया था ईयर 1953 के अंदर।
और ये क्या करता है, सपोर्ट करता है किसका, सपोर्ट केमिकल इवोल्यूशन। यानी एसएल मिलर ने क्या किया था कि ऐसे ही जैसे मतलब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जैसी कंडीशन थी, वैसे ही सिमिलर कंडीशन इन्होंने लैब में क्रिएट की। क्या की इन्होंने, सिमिलर कंडीशन लैब में क्रिएट की। तो मतलब इन्होंने क्या किया, क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन लैबोरेटरी एज प्रिमिटिव अर्थ। जैसे कह कौन थी, प्रिमिटिव अर्थ थी। यानी पुराने टाइम पे अर्थ की ऊपर जो जो कंडीशंस थी वो सारी कंडीशन उन्होंने लैब में क्रिएट की। और इन्होंने क्या किया था, CH4 NH3 यानी अमोनिया, इसके अलावा वाटर और H2, ये सारी गैसेस ली एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। कहाँ ली ये सारी गैसेस ली, एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। और वहां पर 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इलेक्ट्रोड्स के थ्रू क्या किया, प्रोवाइड किया। जब 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑब्जर्व। यानी इनको क्या मिला, अमीनो एसिड की फॉर्मेशन दिखाई दी। अगर आप ये सेटअप देख रहे हो, ये मिलर का ही एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। इसमें अगर आप देखो तो ये पूरा डब्बा डिस्चार्ज ग्लास है, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए हैं जो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे, और इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाएगा। इस डिस्चार्ज ट्यूब से जो भी गैसेस या जो भी चीजें बनेंगी वो नीचे की तरफ आएंगी। यहाँ से हम वाटर आउट कर रहे हैं और यहाँ वाटर इन कर रहे हैं, मतलब जो वेपर के फॉर्म में वाटर बाहर चला जाएगा और यहाँ से वाटर फिर सप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ क्या लगा हुआ, कंडेंसर, जो गैसेस आएंगे हाई टेम्परेचर पर क्या करेगा, कंडेंस करेगा। जब वो कंडेंस होगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ ये नीचे आएंगे और फाइनली यहाँ पर लिक्विड जो होगा पूरा का पूरा जो मूव करके आया है वो ट्रैप होगा। और यहाँ से ये फिल करके एक कंटेनर यहाँ जाएगा और यहाँ से हम सैंपल लेकर के उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे कि भैया कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चेक करने पर, यानी यहाँ से सैंपल लेकर के टेस्ट करने पर पता चला कि यहाँ पर कौन सी चीज बनी है, अमीनो एसिड्स बने हैं। तो इस बात से ये प्रूफ होता है कि भाई साहब, जो हेल्डेन एंड ओपेरिन कह रहे थे कि अगर मेरे पास ये सारे केमिकल्स अवेलेबल हों तो उससे हम ऑर्गेनिक केमिकल्स बना सकते हैं, यानी RNA प्रोटीन ये सब कुछ बना सकते हैं, तो बिल्कुल बनता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके सपोर्ट में और भी सारी चीजें थी, जैसे कुछ ऐसे और भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट हुए, अदर सिमिलर एक्सपेरिमेंट, ऐसे और भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स हुए जो इस बात को सपोर्ट करते हैं। बाकी अदर सिमिलर एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या क्या देखा, पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन देखी, पॉलीसेकेराइड फॉर्मेशन। मतलब हमने क्या किया, कुछ लोगों ने और यही सेम एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कुछ लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन ऑब्जर्व की, RNA की फॉर्मेशन ऑब्जर्व की, और इसके अलावा लिपिड की फॉर्मेशन को देखा। तो मतलब ये सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग जगह पर इन्होंने देखा। इसके अलावा जो है, इसके सपोर्ट में और एक चीज आती है, वो क्या है, मेटेओराइट एनालिसिस जब किया इन्होंने। मेटेओराइट एनालिसिस करने पर यह पता चला, एनालिसिस, इससे ये पता चला कि ऐसी सिमिलर इवेंट, जैसे अर्थ पर कोई मेटेओराइट आया, उसके एनालिसिस करने पर यह जानकारी मिलती है कि ऐसे ही सिमिलर इवेंट अर्थ पर, यानी अर्थ के बाहर कहीं और स्पेस में हो रही है जो अर्थ पर हुई है इवेंट। तो मेटेओराइट एनालिसिस क्या पता चला, सिमिलर इवेंट taking place somewhere in the space, place somewhere in space।
तो ये सब सपोर्ट करने वाली चीजें थी जो केमिकल इवोल्यूशन को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। ठीक है ना, तो इन सबको नोट डाउन करोगे, वो डायग्राम भी बनाना है, उसका फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़े अब, तो एक छोटी सी चीज समझनी है, एक समरी टाइप का ना ध्यान से। अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सब थे। ठीक है, वैसे ऐसा माना जाता है कि उस समय मोस्ट अबंडेंट जो था वो कौन था, हाइड्रोजन थे। कौन से थे, हाइड्रोजन। ये सब कंबाइन किए, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ये सब कंबाइन करके इन्होंने क्या बनाया, CH4 NH3 H2O और जो है H2 गैस ETC, ये सारी चीजें बनाई। इसमें ऐसा मानते हैं कि जो CH4 है वो पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था जो बना, और बाकी अमोनिया और वाटर पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे जो अर्थ के ऊपर बने। जब इनकी फॉर्मेशन हो गई तो इनकी फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, इनकी फॉर्मेशन के बाद जो हुआ वो किसने एक्सप्लेन किया, ओपेरिन एंड हेल्डन ने। और उनके हिसाब से ये हुआ कि भैया ये जो सारे केमिकल्स थे इन्होंने क्या बनाया, पॉलीसेकेराइड, जैसे मान लो RNA बनाया, प्रोटीन बनाया, क्या बनाया, पॉलीसेकेराइड बनाए, पॉलीसेकेराइड बनाए और ETC। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जितने भी केमिकल्स बने हैं इन्हें बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऑब्वियसली RNA, प्रोटीन ये सब डायरेक्टली नहीं बने होंगे। अगर मैं बात करूं तो इससे पहले अगर आप लिखना चाहो, ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, कि जैसे न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड, क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, शुगर। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज डायरेक्ट वही लिख लोगे चलेगा, कोई इशू नहीं है ऐसा। ठीक है ना, तो अगर इनको बनाओगे तो इनके बाद ये क्या बन जाएंगे, ये पॉलीमर बन जाएंगे। इनको जो है, यानी इनको हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स। और ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब जब यहां तक हुआ, यानी माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स बन गए, और ये माना जाता है कि जो RNA, प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड ये सब बने हैं, ये कहाँ बने हैं, अर्थ के ऊपर जब पानी बारिश हुई थी और ओशियंस की फॉर्मेशन हुई थी, तो ये सारी केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही थी, ओशियंस के अंदर हो रही थी। और इन सब की फॉर्मेशन कहाँ हुई थी, ओशियन के अंदर हुई थी। तो ऐसी ओशियन को हम बोलते हैं हॉट डाइल्यूट सूप, क्योंकि टेम्परेचर हाई था और वहां पर केमिकल्स हैं, तो हम इसको क्या बोलते थे, हॉट डाइल्यूट सूप। यानी अगर इन सबको मिक्स कर दो किसके साथ, अगर आप इन सबको मिक्स कर दो वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ। भैया वाटर कहाँ का, वही ओशियन वाला वाटर। तो अगर आप इनको मिक्स कर दोगे तो इनको हम क्या बोलते हैं, हॉट डाइल्यूट सूप। ठीक, और ऐसा माना जाता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ हुआ है, वाटर में हुआ है, क्योंकि ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस कहाँ हुई हैं, वाटर के अंदर हुई हैं। अब सुनना, जब ये सब कुछ हुआ तो भाई ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हुए, एक साथ ग्रुप कर गए, इकट्ठा हो गए। और जब ग्रुप कर गए तो हमें एक स्ट्रक्चर मिली जिसे हम बोलते हैं प्रोटोबायोन्ट। क्या बोलते हैं, प्रोटोबायोन्ट्स बोलते हैं। प्रोटोबायोन्ट इज नथिंग बट ये सारे के सारे छोटे छोटे मैक्रोमोलिक्यूल्स से ये मैक्रोमोलिक्यूल्स इकट्ठा हो गए। मतलब देखो यार, ये सब के सब मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड है, ये सब हैं। ऐसे ही छोटे छोटे मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, एक ही जगह पर आ गए, एक दूसरे से सब क्या हो गए, कनेक्ट हो गए।
तो ये जो ग्रुपिंग हुई, अच्छा अगर हम बात करें तो जो प्रोटोबायोंट होते हैं बच्चे, ये भी दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के होते हैं। एक का नाम हमने दिया था कोएसरवेट। क्या नाम दिया था? कोएसरवेट। और एक जो है कोएसरवेट था और एक था माइक्रोस्फीयर। क्या था? माइक्रोस्फीयर। और अगर हम बात करें तो ये प्रोटोबायोंट यानी कोएसरवेट और माइक्रोस्फीयर, ये दोनों हमने लेबोरेटरी में बना रखा है, तो हम भरोसा करते हैं कि ठीक है ऐसा हुआ होगा। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जो प्रोटोबायोंट है ना, इनके पास भी ये अंदर जो स्ट्रक्चर में गोले गोले बनाए हैं, ये क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। पहले ये मैक्रोमोलिक्यूल्स कैसे थे? नॉन रेप्लिकेटिंग थे, इनके पास कोई कैरेक्टर नहीं था, वो डीएनए आरएनए वाला जो कैरेक्टर है कि भैया अपनी कॉपी बना सकते हो वगैरह वगैरह। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि भैया इवोल्यूशन हुआ और हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनी जिसको बोलते हैं प्रोटो सेल। क्या बोलते हैं? प्रोटो सेल। अब प्रोटो सेल में ऐसा मानते हैं कि भाई साहब हमारे पास एक ऐसे कवरिंग थी। क्या थी हमारे पास? एक कवरिंग। और कवरिंग जनरली किसकी थी? लिपिड की। किसकी बनी हुई थी? लिपिड की। क्योंकि लिपिड की भी फॉर्मेशन हुई इसमें, और लिपिड की क्या बन गई? कवरिंग बन गई। और लिपिड के कवरिंग के अंदर यहां अंदर पॉलीसेकेराइड मिल गया। क्या मिल गया? यहां पॉलीसेकेराइड यानी शुगर वगैरह देखने को मिली मुझे। इसके अलावा यहां न्यूक्लियो प्रोटीन्स मिल गए। क्या मिल गए? न्यूक्लियो प्रोटीन्स मिल गए। और ये सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गए? मतलब ग्रुप होकर के बाहर की तरफ एक कवरिंग, न्यूक्लियो प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, और ये सारी चीजें मुझे देखने को मिली। प्रोटोसेल में और प्रोटोबायोंट में फर्क क्या माना जाता है? ऐसा मानते हैं कि जो प्रोटोसेल थी ना, इसके पास रेप्लिकेटिंग आरएनए था। क्या था इसके पास? रेप्लिकेटिंग आरएनए, या बोलो न्यूक्लिक एसिड। इसके पास कौन सा न्यूक्लिक एसिड था? रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड था। और ये जो रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड था, इसके साथ साथ इसके पास न्यूक्लियो प्रोटीन्स थे। न्यूक्लियो प्रोटीन जो कि क्या है? डीएनए है। डीएनए के ऊपर क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन, और वगैरह वगैरह। आरएनए के ऊपर भी हिस्टोन होता है। पैकेजिंग वगैरह हम करनी होगा तो उसमें मिलेगा। तो न्यूक्लियो प्रोटीन और रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड होना, ये सब कैरेक्टर किसके थे? प्रोटोसेल के थे, जो इससे पहले प्रोटोबायोंट के अंदर नहीं थे। प्रोटोबायोंट में बस केमिकल्स मौजूद थे, बस केमिकल्स मौजूद थे, और केमिकल सारे आपस में कनेक्टेड थे। बट कुछ चेंजेस ऐसे हुए कि धीरे धीरे किसके पास जो आरएनए था, पहले मॉलिक्यूल जो बना था वो क्या था? आरएनए ही था। जो आरएनए था उसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी आ गई कि भैया अपनी खुद की कॉपी बना सकता है। उसके पास ऑलरेडी एबिलिटीज बहुत सारी आपने पढ़ी हैं कि वो एंजाइम की तरह काम करता है, वो रेप्लिकेशन कर सकता है, वो प्रोटीन बना सकता है, मतलब बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारी एबिलिटीज किसी तरीके से डेवलप हुई, एंड देन आगे चल करके ये प्रोटोसेल से डेवलप हुई क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सेल? प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स। और अगर हम बात करें एक और चीज, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो ये प्रोटोसेल है ना, इसे बोलते हैं फर्स्ट, कहीं ऊपर लिख दो या यहां लिख दो, इसको बोलते हैं फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म। नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म यानी कंप्लीट सेल नहीं है इसके पास, नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म। और ये पता है कब बनी? एनसीईआरटी के हिसाब से 3 बिलियन ईयर एगो, यानी अर्थ की फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर एगो, और इसकी फॉर्मेशन 3 बिलियन ईयर एगो, मतलब लगभग 1.5 बिलियन लग गए ये बनाने में। और ये जो प्रोकैरियोट होते हैं बच्चे, प्रोकैरियोट के बारे में तो आप जानते ही हो, बताने की जरूरत है नहीं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट की, तो ये है फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म। क्या है? फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म। और आपको पता है ये कब बना? ये बना है 2 बिलियन ईयर को, मतलब 1 बिलियन यहां भी गया। इतना समय हमारे पास है कि 1 बिलियन हम दे दे रहे हैं, 1 बिलियन साल यहां लग गया। इसको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म अपीयर हुई 2000 मिलियन ईयर पहले। तो बात सही है, बिलियन में लिखो या 2000 मिलियन लिखो, दोनों बातें सेम होती हैं। अब ये तो प्रोकैरियोट बने थे, ये प्रोकैरियोट कैसे थे?
कीमो हेटरोट्रॉफ, कैसे थे? कीमो हेटरोट्रॉफ। भैया कहां पर ये सब बन रहे हैं? एक ओशियन के अंदर जहां बहुत सारे केमिकल हैं। अब बहुत सारे केमिकल है तो खाने के लिए इजीली अवेलेबल चीज कौन सी है? केमिकल सी। तो कीमो ऑटोट्रॉफ, आपको पता है बैक्टीरिया में कीमो जो है हेटरोट्रॉफ होते हैं बैक्टीरिया। तो जो कीमो हेटरोट्रॉफ बैक्टीरिया हैं पहले वो बने, और फिर ये जो कीमो हेटरोट्रॉफ बैक्टीरिया हैं ये कन्वर्ट हो गए कीमो ऑटोट्रॉफ में। किसमें आए? कीमो ऑटोट्रॉफ में। मतलब अभी भी केमिकल ही खा रहे हैं, लेकिन अब खुद बना भी सकते हैं, खुद बना भी सकते हैं, उसको ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ। एंड देन ऐसा माना जाता है कि कीमो ऑटोट्रॉफ के बाद क्या है? एन ऑक्सीजेनिक, एन ऑक्सी, अच्छा ऐसे लिख दूं, एन ऑक्सीजेनिक जो है एनारोबिक भी तो लिख सकता हूं, एन एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ। मतलब अब सनलाइट की हेल्प से खाना बनाने लगे, और कैसे? एनारोबिक यानी बिना यूटिलाइजेशन के, किसके? ऑक्सीजन के। और फिर इस एन एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ से कौन आए? एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ आए, एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ। एंड देन एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ के बाद से कौन आए? यूकैरियोट्स। कौन आए? यूकैरियोट्स की डेवलपमेंट हुई। मतलब यूकैरियोट्स में अगर मैं आ गया तो पहले बताओ प्रोटिस्टा बनेगा, एंड देन प्रोटिस्टा से इवॉल्व होकर आगे कौन जाएगा? मतलब फंजाई, जो है एनिमल्स, और जो है प्लांटी वाला किंगडम का पूरा जो है। तो इस तरीके से एक समरी में अगर हम बात करें कि भाई साहब एवोल्यूशन कैसे हुआ, ओवरऑल हम ये मानते हैं कि इस तरीके से धीरे धीरे चीजें हुई। इसको नोट डाउन करो। तो अगर हम बात करें, यहां तक हमने जो भी पढ़ा है ये ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी इस चैप्टर का एक पहला पोर्शन खत्म हो जाता है। यानी जो इस स्टोरी का, इस पूरी कहानी का, अब इवोल्यूशन जस्ट एक हिस्ट्री या स्टोरी की तरह ही है, तो इस पूरी स्टोरी का पहला एपिसोड यानी पहला पार्ट जो है यहाँ खत्म हो जाता है। अब हम जब हम मान चुके हैं कि ठीक है, एक आइडिया हमको लग गया है कि सर इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी पहली लाइफ कैसे बनी है, तो अब पहली लाइफ कैसे बनी जब ये मान गए, तो इसके बाद क्या हुआ? ये जो भी आपने पढ़ा, यहाँ केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के थ्रू फर्स्ट लाइफ फॉर्म बन गई। और जब फर्स्ट लाइफ फॉर्म बन गई तो इस लाइफ फॉर्म से इतनी सारी वैरायटीज कैसे आई, किस तरीके से इवॉल्व हुए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारी कैसे बनी। तो इन सब के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो उससे पहले हमें कुछ प्रूफ एंड एविडेंसेस की बात करनी है कि भैया अगर इवोल्यूशन हुआ है तो कैसे मान लें और क्यों मान लें, उसके क्या सबूत हैं हमारे पास। तो यानी अगली जो इस चैप्टर के अंदर जो अगली स्टोरी है वो क्या है? एविडेंसेस से रिलेटेड है, कि आपको भरोसा दिलाया जाएगा कि आप मानो कि भैया डायरेक्टली ह्यूमन नहीं बने हैं, ह्यूमन इवॉल्व होकर यहां तक पहुंचे हैं। ये जितनी भी एनिमल्स अर्थ पर मौजूद हैं ये सारे के सारे इवॉल्व होकर यहां तक पहुंचे हैं। तो अगर हम वहां चलें तो हेडिंग डालेंगे हम एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। हेडिंग क्या डालेंगे? एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। किसके एविडेंस? इवोल्यूशन के एविडेंसेस कौन कौन से हैं? अगर हम एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की बात करें बच्चे, तो हमें यहाँ क्या क्या एविडेंसेस पढ़ने हैं? सबसे पहला जो सबसे पहला है वो क्या है? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। जो सेकंड है वो मॉर्फोलॉजिकल, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। क्या बोलते हैं उसको हम? कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। इसके बाद जो आता है वो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस,
उसके बाद जो आता है वो आता है जियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक, ये सारी एविडेंसेस हमें पढ़ने हैं, जिसमें अगर हम बात करें जो हमारा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है ये मोस्ट ट्रस्टेड एविडेंस होता है। यानी सबसे बढ़िया जो एविडेंस है यही है। ठीक है ना, पहले ये चारों लिख लो, उसके बाद फिर एक एक करके सबकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हेरिन डालेंगे पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। अगर हम पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें बच्चे, तो इसके अंदर पैलेंटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो पैलेंटोलॉजी क्या होती है भाई साहब? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। और फॉसिल्स क्या होते हैं भैया? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे तो अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म that existed earlier, that existed earlier। भैया जो पहले मौजूद थे उनके रिमेन्स को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो फॉसिल्स जरूरी नहीं है कि वो डेड रिमेन्स हो, ये क्या हो सकते हैं? इम्प्रेशंस भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इम्प्रेशन। जैसे किसके इम्प्रेशंस हो गए? फूट इम्प्रेशंस हो गए, बॉडी के इम्प्रेशंस हो गए, ये सब। ठीक है ना, एक मिनट। तो मैं क्या कह रहा था कि भैया फूड के इंप्रेशंस हो सकते हैं, बॉडी इंप्रेशंस हो सकते हैं, जो है या उनके पार्ट्स हो सकते हैं, हो सकता है उनकी बोन्स मिल जाए, या जो भी चीजें मिल जाती हैं वो सब क्या है? जो ऑर्गेनिज्म पहले एग्जिस्ट कर रहे थे उनके क्या बोलते हैं? हम फॉसिल्स बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं तो फॉसिल्स जो है यूजुअली कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। कहाँ मिलती है? सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक। अगर हम सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो यहां जो होगी सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, रॉक अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ लेयर। रॉक कैसे होती है? लेयर्स के फॉर्म में होती है। अब मान लिया कि मेरे पास पूरा ये अर्थ का एक सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर मुझे कई सारी लेयर मिल रही हैं, जिसमें से मान लेता हूं कि ये मेरी एक लेयर है, यहां से लेके यहां तक पूरी एक लेयर, इसके बाद यहां से लेके यहां तक दूसरी लेयर, यहां से लेके यहां तक तीसरी लेयर। ये कई सारी लेयर्स हैं, ठीक है ना, अर्थ की सेडिमेंट्री रॉक में। तो अगर हम बात करें, अगर मान लिया कोई ऑर्गेनिज्म यहां मिल रहा है, यानी अगर मुझे कोई फॉसिल्स यहां मिला या फिर यहां कोई फॉसिल मिला, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा फॉसिल्स अभी रिसेंट में रहा होगा और कौन सा पुराना होगा? जो सबसे बॉटम में मिला है ये ओल्डर होगा, और ये क्या होगा? न्यू होगा। मतलब जो रिसेंट वगैरह में हो सकता है एक्सटिंक्ट हुए हो। यानी जितना ज्यादा डेप्थ में जाओगे, जितना ज्यादा लेयर के नीचे मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक के नीचे, उतना ज्यादा पुराना क्या होगा? फॉसिल्स होगा। क्लियर बात? अगर हम बात करें तो एक छोटी सी बात और क्या याद रखनी है कि हमारे पास जो फॉसिल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक फॉसिल्स होते हैं अनअल्टर्ड फॉसिल्स, अनअल्टर्ड, और दूसरे होते हैं टेरिफाइड्स।
क्या, टेरिफाइड फॉसिल्स। अगर हम बात करें टेरिफाइड फॉसिल्स की तो ये मोस्ट कॉमन है, मतलब सबसे ज्यादा जो फॉसिल्स हम स्टडी करते हैं वो कौन है, टेरिफाइड फॉसिल्स हैं। और यहाँ सुनना ध्यान से, एंड अनअल्टर्ड फॉसिल्स में इंटैक्ट ऑर्गेनिजम्स और बॉडी, मतलब यहां पर क्या होगा, अनअल्टर्ड फॉसिल्स के अंदर मुझे एग्जैक्टली पूरा ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिल जाएगी या एज इट इज पूरा ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा डेड उसके पार्ट्स, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, उसकी बॉडी डिकम्पोज हो चुकी होती है, हो सकता है हमें बोन्स मिल गए या हो सकता है उसके बॉडी जो कुछ टुकड़े मिल गए जिसको जोड़ जोड़ करके हम उसको या फॉसिल्स को देख देख करके हम क्या करते हैं पूरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। और ये ज्यादातर फॉसिल्स जो होते हैं हमें यही मिलते हैं, टेरिफाइड फॉसिल्स मोस्ट कॉमन है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, तो फॉसिल जैसा कि मैंने बताया मोस्ट ट्रस्टेड और रिलायबल जो है एविडेंस है, मोस्ट ट्रस्टेड एंड रिलायबल एविडेंस। और हम फॉसिल्स की टाइमिंग पता करते हैं, एक्चुअली जो होते हैं, जो अर्थ की लेयर है ना उसमें कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनका रेडियो एक्टिव डिके हो रहा होता है और वो अपनी स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए रेडियो एक्टिव डिके करते हैं। तो हम रेडियो एक्टिव डिके का टाइम पीरियड कैलकुलेट करके किसी लेयर का यानी अर्थ की सेडिमेंट की कोई लेयर का टाइम पीरियड पता करते हैं। इससे हमें आइडिया लगता है कि कौन सा फॉसिल्स कौन से जमाने में रहा होगा। यानी ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अगर फॉसिल्स का टाइम पीरियड पता करना है तो उसके लिए कार्बन डेटिंग होती है, रेडियो एक्टिव डेटिंग बोलते हैं, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव डेटिंग, रेडियो एक्टिव डेटिंग, इससे क्या पता चलता है, टाइम पीरियड, क्या पता चलता है, टाइम पीरियड ऑफ फॉसिल्स। अगर हम बात करें तो वैसे तो हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हो गई हैं अब, बट हाँ एक टेक्निक थोड़ा याद रखना, रेडियो एक्टिव डेटिंग। आपको पता कार्बन डेटिंग भी हम करते थे, यूरेनियम डेटिंग करते हैं, एक टेक्निक अभी मॉडर्न नहीं चल रही, ESR बोलते हैं, ठीक है ना। तो कई सारी टेक्निक्स हैं लेकिन एक है तरीका हमारे पास रेडियो एक्टिव डेटिंग जिससे भी हम पता कर लेते हैं। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है उसमें आप रेडियो एक्टिव डिके में टाइम पीरियड आपको निकालते थे, हाफ लाइफ और ये सब, तो ऐसे ही टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाता है किसका, फॉसिल्स का। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा फॉसिल्स किस जमाने में एग्जिस्ट किया होगा। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास एक फॉसिल्स का एग्जांपल है जिसकी हम बात करेंगे। एक फॉसिल्स का एग्जांपल हमारे पास आर्कियोप्टेरिक्स, क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स। अगर हम आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें तो ये डायनासोर के टाइम पीरियड का है और इसके दो कैरेक्टर हैं, मतलब दो लोगों में से इनके कैरेक्टर मिलते हैं। अच्छा, आर्कियोप्टेरिक्स को हम मिसिंग लिंक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिसिंग लिंक। यानी कोई ऐसा फॉसिल अगर मुझे मिल जाए जिसका कनेक्शन आज के मॉडर्न ऑर्गेनिज्म के साथ हो लेकिन वो गायब हो, मतलब ये कनेक्शन ही गायब है, इसका कनेक्शन आज के मॉडर्न लोगों के साथ है लेकिन ये प्रेजेंट नहीं है, ये खत्म हो चुका है, इसका मतलब रेस्ट इन पीस हो चुका है। तो अगर हम बात करें तो ऐसे फॉसिल्स को हम मिसिंग लिंक बोलते हैं, जो करंट टाइम में मौजूद ना हो लेकिन उनका कनेक्शन करंट टाइम के ऑर्गेनिज्म के साथ कहीं ना कहीं हो। तो जैसे अगर हम बात करें तो इसका कनेक्शन किसके साथ है भाई साहब, एक तो रेप्टाइल के साथ है और एक बर्ड्स के साथ है। एक क्या है, रेप्टाइल के साथ है और एक किसके साथ इसका कनेक्शन है, बर्ड के साथ है। अगर आप रेप्टाइल के साथ इसके कनेक्शन की बात करोगे तो अगर हम बात करें इसके पास जॉ था, इसके बाद टीथ हैं, इसके अलावा नॉन न्यूमेटिक बोन है, नॉन न्यूमेटिक बोन मतलब ऐसी बोन जिसमें हवा ना भरी हो। वैसे बर्ड्स की बोन में क्या भरी होती है, हवा भरी होती है, इनके बोन में हवा नहीं है। और इनके टीथ हैं, जॉ हैं, और ये सब किसके कैरेक्टर हैं, रेप्टाइल के। लेकिन इसके पास बर्ड्स के भी कैरेक्टर थे। अब बर्ड्स के कौन से कैरेक्टर थे भाई, इसके पास फेदर थे, इसके पास फोर लिम्ब जो थे ना, आगे वाले पैर, फोर लिम्स, ये कन्वर्ट हो गए थे किसमें, विंग्स के अंदर, जो कि बर्ड्स में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो आपका, इसके पास क्या थी, बीक थी, क्या थी इसके पास, बीक, चोंच थी। अब ये सारे कैरेक्टर किसके हैं, बर्ड्स के हैं, ये कैरेक्टर किसके हैं, रेप्टाइल्स के हैं, यानी दोनों से कैरेक्टर मैच कर रहे हैं।
मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा लिंग था जिसने चेंज किया अपने अंदर। पहले ये रेप्टाइल रहा होगा और फिर धीरे धीरे इसके अंदर चेंज आए और वो क्या बनी, बर्ड्स की फॉर्मेशन हुई आगे चल करके। तो एक आर्क्योप्टेरिक्स के बारे में ध्यान रखना है। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे। एविडेंसेस में हमने फॉसिल्स वाले एविडेंस की बात कर ली है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एविडेंसेस में आता है वो कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, यानी जिसकी बात हम अगली क्लास से करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद आप लोगों का।